आज हम फ्रिडा काहलो का सम्मान करते हैं, एक उत्साही कलाकार जिनकी जीवंत आत्म अभिव्यक्ति और अडिग दृढ़ता ने बाधाओं को तोड़ा और दुनिया को प्रेरित किया। अपनी अनूठी कला और जीवन कहानी के माध्यम से काहलो ने मानदंडों को चुनौती दी और दर्द, पहचान और शक्ति को आवाज दी। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम उस महिला की यात्रा का पता लगाते हैं जिसकी रचनात्मकता पीढ़ियों को सशक्त और मंत्रमुग्ध करती रही है। उन्होंने कहा, मैंने कभी सपने नहीं चित्रित किए, मैंने अपनी वास्तविकता ही चित्रित की। आज रात वह अपनी सच्चाई बोलने लौटती हैं, कैनवास से नहीं बल्कि आवाज में। कैसा आजुल के कोमल सुबह की रोशनी में फ्रिदा काहलो अपने ईजल पर बैठी हैं। उनके चारों ओर रंग और ब्रश हैं, और यद्यपि वह धीरे से मुस्कुरा रही हैं, उनके आंखों में दर्द की झलक झलकती है। उनके चारों ओर नीली दीवारें इतिहास के साथ गुनगुना रही हैं। पेंट हमेशा दर्द को कम करता है। इस सुबह की रोशनी, ये मुझे मेरे मेक्सिको की याद दिलाती है। सुप्रभात, फ्रिडा। आज आपका स्टूडियो स्थान साझा करना एक आशीर्वाद है। आपने यहां दशकों बिताए हैं, अपने जीवन को चित्रित करते हुए। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। आप 1907 में कोयाकान में ला कासा अजुल, आपके माता-पिता का घर, में जन्मी। आपके पिता गिलर्मो एक जर्मन प्रवासी थे और आपकी मां मटिल्डे के स्पेनिश और स्वदेशी मैक्सिकन वंश थे। आप उन शुरुआती दिनों को कैसे याद करती हैं? मेरी बचपन, मैं अक्सर इसे बहुत-बहुत उदास कहती थी। हाँ, मेरे पिता जर्मनी से आए थे और मेरी माँ ओआक्साका से। मैं दुनियाओं के बीच बड़ी हुई। मैंने उनका प्यार और उनके संघर्ष महसूस किए। मेरा घर कला और विश्वास से भरा था, लेकिन संघर्ष से भी। छोटी लड़की होने के नाते मैंने जीवन के दर्द को महसूस किया। आपने शुरुआती दौर में ही बीमारी का सामना किया। 6 वर्ष की उम्र में आपने पोलियो से लड़ाई लड़ी, जिसने आपके दाहिने पैर को बाएं से पतला कर दिया। पोलियो, मुझे 1913 की सर्दियों की याद है। बुखार मेरी हड्डियों में जल रहा था। जब यह मुझसे गया तो मेरी दाहिनी टांग कमज़ोर हो गई। मैं लंबी स्कर्ट और मुस्कान के पीछे छुप जाती थी, लेकिन मैं लंगड़ाती थी। ये मुझे अन्य बच्चों से अलग महसूस कराता था, लेकिन इसने मुझे अजीब तरीकों से मजबूत भी बनाया। मेरे पिता, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। उन्होंने मुझे ऊपर उठाया, मुझे दौड़ने और खेलने के लिए प्रोत्साहित किया, जबकि डॉक्टर कहते थे नहीं। उन्होंने मुझे फ़ोटोग्राफ़ी और साहित्य सिखाया। उन्होंने मेरी बचपन को अद्भुत बना दिया, बीमारी के बावजूद। आपके पिता बहुत अद्भुत लगते हैं। उन्होंने आपकी बात की कठिनाइयों में भी आपका साथ दिया। अब 15 वर्ष की उम्र में आप मेक्सिको सिटी के नेशनल प्रेपरेटर स्कूल में पढ़ रहे थे, डॉक्टर बनने का सपना लेकर। लेकिन जीवन की योजनाएं कुछ और थीं। क्या आप हमें उस हादसे के बारे में बता सकते हैं? उस दिन, सितंबर 1925, मैं 18 साल का था। एक ट्रॉली बस जिसमें छात्र सवार थे, ट्रैम से टकरा गई। मैं हवा में उछल गया। स्टील की रेलों ने मेरे शरीर को तोड़ दिया। बाद में उन्होंने गिनती की। मेरी रीढ़ की हड्डी 3 जगहों पर टूट गई थी। मेरी नितंब हड्डी चकनाचूर हो गई थी। मेरी कॉलर बोन टूट गई थी। मेरा दाहिना पैर कुचल गया था और डॉक्टरों को उसे फिर से बनाना पड़ा। मैं लगभग मर गया था। एनक्लोपीडिया ब्रिटानिका नोट करती है कि दुर्घटना ने आपको इतना गंभीर रूप से घायल कर दिया कि आपको अपने जीवन काल में 30 से अधिक सर्जरी करवानी पड़ी। आपने महीनों तक पूरे शरीर का कास्ट पहना। उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? बिस्तर पर लेटा हुआ मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा था। दर्द लगातार था, लेकिन मैंने तय किया, मैं जीवित रहूंगा। मेरी माँ ने एक खास एजल बनवाया ताकि मैं बिस्तर पर रहते हुए पेंटिंग कर सकूं। मेरे पिता मुझे रंग और ब्रश लाए। उस चुप्पी में मैं अपनी ही परछाई की ओर मुड़ा। मैं खुद को इसलिए पेंट करता हूँ क्योंकि मैं अक्सर अकेला रहता हूँ और मैं वही विषय हूँ जिसे मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने बाद में लिखा। पेंटिंग मेरी मुक्ति बन गई। इसने चुप्पी को रंगों से भर दिया। इस पीड़ा के उस तपते हुए पात्र में आपकी कला की शुरुआत हुई। हाँ, मैंने जो भी चित्र बनाया, उसमें मेरी आत्मा का एक अंश था। दर्द रंग में बह गया। जैसा कि मैंने एक बार कहा था, मैं फूलों को रंगता हूँ ताकि वे मर न जाएं। और मैंने खुद को बार-बार चित्रित किया क्योंकि मेरे जितना स्थिर कोई नहीं था। जल्द ही आप अक्सर अतियथार्थवादी चित्र बनाते थे, फिर भी आप उनमें कुछ वास्तविक चाहते थे। आपने कहा,
मैंने कभी सपने नहीं बनाए, मैंने अपनी वास्तविकता ही बनाई। आप इसका क्या मतलब था? मेरे चित्रों में कुछ भी बिना कारण नहीं बनाया गया है। चित्र, बंदर और हिरण, आंसू और नाखून, सभी मेरी जिंदगी से आए हैं। हाँ, वे अजीब या प्रतीकात्मक लग सकते हैं, लेकिन हर विवरण मेरे लिए वास्तविक है। मैं मेक्सिकन लोक कथाओं और कैथोलिक प्रतीकों में डूबा हुआ बड़ा हुआ हूँ, और मैंने उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने बंद किए हुए आँखों में देखी गई चीज़ों के साथ मिलाया। परिणाम शायद ही यथार्थ हो, लेकिन मैंने अपनी सच्चाई को चित्रित किया। कोई स्वप्निल नहीं, केवल दर्दनाक वास्तविकता को कला में बदला। आपकी शैली बहुत विशिष्ट थी। चमकीले टेहुआना पोशाकें, एक भौंह, बंदर और तोते। आपने मैक्सिकन स्वदेशी विरासत को पूरी तरह अपनाया। डिएगो से शादी करने के बाद आपने प्रसिद्ध रूप से टेहुआना पारंपरिक पोशाक को अपनाया। यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण था? मैं तेहुआना पहनती हूँ क्योंकि मेक्सिको मेरे अंदर है। मेरी माँ आंशिक रूप से मूल निवासी थीं, और मैं हमारी जीवंत संस्कृति से प्यार करती हूँ। डिएगो भी इसे पसंद करते थे। उन्होंने कहा कि इससे मुझे ताकत मिलती है। वे हेडड्रेस और स्कर्टें, मैं पृथ्वी और उस क्रांति से जुड़ी हुई महसूस करती थी जो अभी भी हमारे रास्तों में जीवित थी। यह एक बयान था। मैं न तो यूरोपीय हूँ और न ही फेंकी हुई। मैं यहाँ हूँ, मेक्सिको में, और मैं उसके रंग पहनती हूँ। वास्तव में, कला इतिहासकार कहते हैं कि आपने जानबूझकर एक मेस्टीजा व्यक्तित्व का निर्माण किया, जिसमें यूरोपीय और स्वदेशी संस्कृति का मिश्रण है। आपका काम मैक्सिकन प्रतीकों, चमकीले रंगों और लोक परंपराओं के संदर्भों से भरा हुआ है। आपके चित्रों में बंदर अक्सर मिथक में वासना का प्रतीक होते हैं, फिर भी आपने उन्हें कोमल साथी के रूप में चित्रित किया है। वह उपहास इतना समृद्ध है। यहाँ तक कि मेरी कंधे पर बैठा छोटा बंदर भी 100 वर्षों की एकांत में, माफ़ कीजिए, मेरी आत्मचित्रण बंदर के साथ मेरा रक्षक था। मेरे सभी प्रतीक मुझे सुरक्षित करते थे या दर्द का उपहास उड़ाते थे। गिद्ध, मेरे अंदर टूटा हुआ स्तंभ, कांटे। मैंने ईसाई, यहूदी, अजटेक प्रतीकों का उपयोग किया। कला मेरी भाषा थी, रहस्यों से भरी हुई। और आपने 1938 में डेड फ्रेम की पेंटिंग की थी, जिसे यहां तक कि लॉवरे ने भी खरीदा। यह उनके संग्रह में प्रवेश करने वाला पहला 20वीं सदी का मैक्सिकन कलाकार्य था। क्या यह देखकर आपको आश्चर्य हुआ कि आपका काम पेरिस में है? मैं 1929 में डिएगो के साथ पेरिस गया था। आंद्रे ब्रेटन ने मुझे स्यूरियलिस्ट कहा, हालांकि मुझे लेबल से ज़्यादा परवाह नहीं थी। लेकिन हाँ, पेरिस वासी मंत्रमुग्ध थे। लूवरे ने द फ्रेम खरीदा। मैं गैलरी में चलता रहा सोचते हुए, मेक्सिको की एक सड़क लड़की, और यहाँ मैं ग्रैंड लूवरे में हूँ। ये किसी और का सपना जैसा लगा। आपने खुद को शायद ही कभी सुरियलिस्ट कहा हो, लेकिन ब्रेटन ने एक परिचय लिखा जिसमें उन्होंने आपको स्वशिक्षित और दूरदर्शी के रूप में प्रशंसा की। उस प्रदर्शनी के बाद आपको एक कलाकार के रूप में सही ठहराया गया महसूस हुआ होगा। वह एक दयालु व्यक्ति था, लेकिन मैं हमेशा कहता था, वे सोचते थे कि मैं एक सुरियलिस्ट हूँ, लेकिन मैं नहीं था। मैंने कभी सपने नहीं चित्रित किए। मैंने अपनी खुद की वास्तविकता चित्रित की। वास्तविकता, मेरी वास्तविकता, पर्याप्त है। आइए डिएगो रिवेरा के बारे में बात करते हैं। आप उनसे 1922 में मिले थे, जब वह आपके स्कूल में एक म्यूरल पर काम कर रहे थे। वह प्रसिद्ध थे, कई दशक बड़े थे। वह मुलाकात कैसी थी? उसने मेरी नज़र तुरंत पकड़ ली। उसकी पेंटिंग्स में शक्ति थी। मैंने उससे कहा कि मैं भी एक कलाकार बनना चाहता हूँ। वह मेरे प्रति दयालु था, मेरे स्केचबुक को प्रोत्साहित करता था। वर्षों के दौरान, जब मैं दुर्घटना से उबर रहा था और अधिक पेंटिंग कर रहा था, तो उसने मुझे एक कलाकार के रूप में सम्मान देना शुरू कर दिया। 1929 में हमने शादी कर ली, सबके आश्चर्यचकित होने पर, यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी मना कर दिया। उसने उसे हाथी कहा, मुझे तोता। एक अजीब जोड़ी। हाथी और कबूतर, ऐसा ही था। तुम छोटी थीं, वह 6 फीट से ऊपर लंबा था। उस शादी में तुम दोनों जुनूनी और तूफानी थीं। तुमने इसे प्रसिद्ध रूप से एक तूफान कहा था। ये आग थी, हाँ। हम बहुत अलग थे। डिएगो प्रसिद्ध चमकीला था और मेरी बहुत ही दीवानगी से पूजा करता था। लेकिन
हम दोनों ही बेवफाई कर चुके थे। मैं उससे प्यार करती थी, वह मुझसे प्यार करता था, लेकिन ईर्ष्या भी जल रही थी। उसके अफेयर थे और मुझे पता चला कि उसने एक बार मेरी छोटी बहन क्रिस्टिना के साथ सोया था। मैं गुस्से में थी। वह किसे समझ रहा था? इन सब के बावजूद हमने 1929 में तलाक ले लिया और 1 साल बाद फिर से शादी कर ली। ये पागलपन था, लेकिन मुझे लगता है कि 2 पागल आत्माएं फिर से मिल गईं। आप भी खुलेआम बाइसेक्सुअल थीं। आपके संबंध पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ थे, यहां तक कि अपने विवाह के दौरान भी। वह उस समय के लिए बहुत साहसी था और आश्चर्यजनक रूप से 1947 में जब वह आपके कासा अजुल में ठहरे थे, तब आपका लियोन ट्रॉट्स्की के साथ अफेयर भी था। आपने ट्रॉट्स्की में क्या पाया? ट्रॉट्स्की पैशनेट और बुद्धिमान थे। उनका दिमाग शानदार था और हम उन खतरनाक वर्षों में एक दूसरे में सांत्वना पाते थे। यह संक्षिप्त था, लेकिन इसका मेरे लिए कुछ मतलब था। उस समय राजनीति हमारा संसार था। डिएगो और मैं हड्डियों तक कम्युनिस्ट थे। हमने स्टालिन से निर्वासित लोगों का स्वागत किया। हमने अपने घर को विचारों और भागे हुए लोगों के लिए एक आश्रय बना दिया। ट्रॉट्स्की 1940 में अपने घातक निर्वासन से पहले ऊपर के मंजिल पर रहते थे। यह बहुत पुराना लगता है। क्या आपकी राजनीति वास्तव में आपके कला से जुड़ी हुई थी? आप अपनी रिकवरी के बाद मेक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए और डिएगो ने अपने म्यूरल्स को वर्ग संघर्ष के विषयों के साथ चित्रित किया। क्या आपको लगा कि आपकी कला क्रांति का हिस्सा है? मेरे जीवन के हर पहलू में क्रांति थी। मुझे विश्वास था कि व्यक्तिगत दर्द एक बड़े संघर्ष का हिस्सा है। यदि मेक्सिको अभी भी क्रांति के बाद ठीक हो रहा था, तो मैं ब्रश स्ट्रोक के माध्यम से ठीक हो रहा था। मैंने अपने दोस्तों से कहा, क्रांति दुनिया को बदलती है ताकि हम पीड़ित वर्गों के लिए बेहतर तालमेल प्राप्त कर सकें। यह भव्य लगता है, लेकिन मैं सच में मानता था कि कला दिलों को बदलने में मदद कर सकती है। दुनिया ने आपकी ताकत को पहचाना। वास्तव में, कुछ आधुनिक रेट्रोस्पेक्टिव्स आपको एक क्रांतिकारी कलाकार और नारीवादी कहती हैं, यह नोट करते हुए कि आपने एडवर्सिटी को शक्ति में बदला। आप कई कारणों के लिए एक प्रतीक बन गए हैं। मैं कभी प्रतीक बनने का प्रयास नहीं करता। मैंने बस ईमानदारी से जीवन जिया। यदि मेरा अनुभव अन्य महिलाओं, विकलांग लोगों, मेरे लोगों को साहस देता है, अच्छा, मुझे यह सुंदर लगता है। दर्द सार्वभौमिक है और यदि मेरी पेंटिंग्स दूसरों को छूती हैं, तो मेरा दुख मेरे अपने जीवन से परे अर्थ रखता है। आपने बहुत कुछ सहा। कासा अजूल में अपने अंतिम वर्षों में आपकी सेहत लगातार गिरने लगी। आपने लिखा कि आप बिस्तर पर पड़े रहते थे, कोरसेट पहनते थे और सर्जरी कराते थे। एक डायरी प्रविष्टि में आप कहती हैं, मैं अब 1 साल से बीमार हूं। मेरी रीढ़ की हड्डी पर 7 ऑपरेशन हुए हैं। मेरे पास प्लास्टर का कोरसेट है। मुझे कोई दर्द नहीं होता, केवल यह खून की तरह थकान। वह 1954 की बात है। हाँ, मेरी रीढ़ की हड्डी पर 4 प्रमुख ऑपरेशन, घुटने पर एक छोटा सा। फिरिल ने मुझे बार बार बचाया, लेकिन 1955 तक फोड़े ने उन्हें मेरे दाहिने पैर को घुटने के नीचे से काटने पर मजबूर कर दिया। एक शाम अपने बेडरूम के आईने में मैंने अपने आप से फुसफुसाया, पैरों, जब मेरे पास उड़ने के लिए पंख हैं, तो तुम्हारी क्या ज़रूरत है? वह आपकी सबसे प्रसिद्ध लाइनों में से एक है। कितनी तेज! सभी बातों के बाद भी आपने फिर भी कविता खोज ली। शरीर टूट सकता है, लेकिन आत्मा आत्मा उड़ान भर सकती है। मैं हमेशा चीज़ों का अच्छा उपयोग करने वाला था। यहाँ तक कि व्हील चेयर और कॉर्सेट में भी मैंने विवाह लाविदा, तरबूज का कटोरा उस सुबह चित्रित किया जब मुझे पता था कि मैं मर रहा हूँ। और वे तरबूज एक जश्न है, आपका अंतिम उत्कृष्ट कार्य। 13 जुलाई 1954 को आप गुजरने से कुछ दिन पहले आपने अपनी डायरी में लिखा, मुझे उम्मीद है कि विदाई खुशहाल होगी और मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। आपने अपने शर्तों पर अलविदा कहा। हाँ, मैं तैयार था। जीवन ने मुझे सब कुछ दिया था, प्यार, दर्द, रंग, क्रांति। मैंने कोशिश की कि आंखें पूरी खोलकर जीऊं। धन्यवाद, फ्रिडा, इस यात्रा को हमारे साथ साझा करने के लिए। आपके जीवन और कला ने हमें साहस सिखाया। आज 70 साल बाद लोग अभी भी आपकी कहानी में शक्ति पाते हैं।
ह्यूस्टन के फाइन आर्ट्स म्यूजियम ने 2025 में लिखा कि आप दुनिया के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक बन गईं। आपकी प्रसिद्धि अब वान गॉग और पिकासो जैसी हस्तियों के बराबर है। यह एक अविश्वसनीय विरासत है। अविश्वसनीय और विनम्र। मैं केवल एक महिला हूँ जिसने खुद को चित्रित किया। लेकिन यदि फ्रिडा kahlo होने का मतलब महिलाओं, मेक्सिकनों, विकलांगों और सभी पीड़ितों को प्रेरित करना है कि वे कह सकें, मैं भी सह सकता हूँ, तो मुझे सम्मानित महसूस होता है। मेरा दर्द कला बन गया और मेरी कला दूसरों के लिए एक गीत बन गई। आपने वास्तव में अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। फ्रिडा, आपका चेहरा और चित्र दुनिया भर में शक्ति और पहचान के प्रतीक बन गए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमें अपनी आवाज पर भरोसा किया। धन्यवाद। याद रखें, जैसा कि मैंने लिखा है, दिन के अंत में हम उससे कहीं अधिक सह सकते हैं जितना हम सोचते हैं। वही प्रकाश हमारे साथ रहे। हाँ, और उस प्रकाश में हम आपको आगे बढ़ाते हैं। शुभ रात्रि, फ्रिडा। धन्यवाद, दोस्तों, इस कला और दृढ़ता के प्रतीक के साथ बातचीत सुनने के लिए। फ्रिडा kahlo के शब्द और चित्र अभी भी हमसे बात करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि पीड़ा के बावजूद हम सुंदरता और सच्चाई पा सकते हैं। शुभ रात्रि। एक्रोनिम। फ्रिदा kahlo की विरासत हमें सिखाती है कि कला और साहस दर्द को पार कर सकते हैं और परिवर्तन को प्रेरित कर सकते हैं। यदि उनकी कहानी आपको प्रेरित करती है, तो इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आइए, उनकी आत्मा को जीवित रखें, हर दिल में रचनात्मकता और लचीलापन को अपनाकर। जय हिंद, भारत माता की जय।